गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज 4 सितंबर 2017 है। आज की इम्पोर्टेंट न्यूज़ डिस्कशन में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं कौन सी न्यूज़ आज के लिए इम्पोर्टेंट है। पहली न्यूज़ जो है वो है, भारत ने नॉर्थ कोरिया में जो एक न्यूक्लियर टेस्ट कर दिया है उसकी कड़ी निंदा की है और आलोचना करते हुए ये कहा है कि नॉर्थ कोरिया को फ्यूचर में इस तरीके की चीज़ों से बचना चाहिए जिसका कि एडवर्स इम्पैक्ट पीस और स्टेबिलिटी पर पड़ता है रीजन में और उसके बियॉन्ड। हालांकि नॉर्थ कोरिया ने पहली बार ये भी एक पॉसिबिलिटी जताई है कि वो किसी भी तरीके के अटैक करने में ईएमपी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स का इस्तेमाल कर सकता है और ऐसी स्ट्राइक जो है वो ऐसे होगी कि उसको मिसाइल के थ्रू छोड़ने के बजाय उसको एटमॉस्फेयर में ही कर दिया जाएगा, जिससे कि यूएस को काफ़ी परेशानी हो सकती है। और इन सारे मुद्दों पे ब्रिक में भी चर्चा होने की संभावना है। यूएस के एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर इस टाइप की कुछ चीज़ें हो जाती हैं तो वो ग्रिड और जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए खतरा हो सकता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स का जो अटैक है वो ग्रिड या उस टाइप का जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए दिक्कत हो सकता है। और यूएन के सेक्रेटरी जनरल जो कि अंटोनियो गुटेरेस हैं, उन्होंने भी बोला है कि नॉर्थ कोरिया को ऐसा नहीं करना चाहिए था और उन्होंने भी इसकी कड़े शब्दों में आलोचना की है। और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो आपातकालीन एक बैठक है वो भी बुला ली गई है। और नॉर्थ कोरिया का पूरा नाम क्या है? नॉर्थ कोरिया का पूरा नाम है डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया, DPRK। तो ये ध्यान में रखने की बात है क्योंकि हमसे कभी भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, सो हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी तैयारी करके रखेंगे। ब्रिक्स की जो 9वीं समिट है वो जियामिन फुजियान में हो रही है। प्राइम मिनिस्टर इसमें भाग लेने के लिए चाइना जा चुके हैं, जिसमें प्राइम मिनिस्टर और चाइना के प्रेसिडेंट की 1-to-1 मीटिंग भी हो सकती है। और पीस और डेवलपमेंट, चाइना के प्रेसिडेंट का कहना है कि पीस और डेवलपमेंट को अपनाना चाहिए, न कि कॉन्फ्लिक्ट और कन्फ्रंटेशन को अपनाना चाहिए। इस मीटिंग में ब्रिक बैंक, जो कि न्यू डेवलपमेंट बैंक के नाम से जाना जाता है, जिसके प्रेसिडेंट KV कामत भारत के हैं, और उन्होंने कहा है कि बैंक्स की प्रायोरिटी रहेगी कि फंडिंग जो है वो ग्रीन एनर्जी प्रोडक्ट्स को ही करें, और ऐसा ही करना बैंक के फाउंडर का विजन था। और चाइना का प्रपोजल जो है वो ये है कि एक ब्रिक प्लस अरेंजमेंट किया जाए। ब्रिक प्लस अरेंजमेंट क्या है कि जिस देश में ब्रिक की मीटिंग हो रही है उस देश को ये एक अधिकार होगा कि वो किसी भी नॉन मेंबर्स को बुला सकता है। हो सकता है ये जो एक प्रपोजल है वो भी इंडोर्स कर दिया जाए जियामिन की मीटिंग में। प्लस यहाँ पे ब्रिक रेटिंग एजेंसी, ब्रिक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के तर्ज पे ही बनाए जाएंगे, उनके बारे में भी चर्चा हो सकती है और उसको भी इंडोर्स किया जा सकता है। ब्रिक रेटिंग एजेंसी और ब्रिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट इसलिए बनाए जा रहे हैं क्योंकि रेटिंग एजेंसीज जो है उनको माना गया है कि वो डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए काफ़ी बायस्ड ओपिनियन रखती हैं। इसलिए एक ब्रिक रेटिंग एजेंसी ऐसी होनी चाहिए जो कि ट्रू एंड फेयर पिक्चर जो फाइनेंशियल कंडीशंस की है उसको रिफ्लेक्ट कर सके, इसलिए ब्रिक रेटिंग एजेंसी बनाई जा रही है। और ब्रिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट एक थिंक टैंक है जो कि ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के ही तर्ज पे बनाया जा रहा है, उस पर भी चर्चा होने की संभावना है। आइए देखते हैं अगली न्यूज़ में क्या है। और इसके अलावा जो है वो UN कन्वेंशंस जो टेररिज्म पे है उस पर इंडिया चाहता है कि सभी लोग उसको इंडोर्स कर दें, लेकिन चाइना कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहता है जिसमें कि पाकिस्तान का नाम खराब हो, क्योंकि अगर वो इसको इंडोर्स कर देता है तो पाकिस्तान एक ग्लोबल टेररिज्म को सपोर्ट करने वाला देश मान लिया जाए। तो इस टाइप की चीज़ों से चाइना थोड़ा सा अलग हट रहा है, क्योंकि चाइना एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट पाकिस्तान को CPEC या BRI, ओके, तो इस टाइप के इनिशिएटिव जो इंफ्रास्ट्रक्चरल एम्बिशियस प्लान है वो बहुत सारा चाइना का पैसा या बहुत सारा है लगा हुआ, तो इसलिए इस टाइप की चीज़ों से चाइना थोड़ा सा बचना चाह रहा है। भारत का एक मुद्दा और भी है, क्योंकि भारत एक डिजिटल इकोनॉमी प्रमोट कर रहा है और प्रधानमंत्री ने डिजिटल इंडिया जैसे अच्छे इनिशिएटिव की शुरुआत की है, तो इसलिए भारत साइबर सिक्योरिटी का भी मुद्दा वहाँ जा कर के उठा सकता है। अब आगे ये देखना होगा कि भारत जो 8वीं समिट थी जो गोवा में, जो भी उसके आउटकम्स आए थे, उन समिट्स के ऊपर उनके जो आउटकम आए थे उनके ऊपर आगे कैसे बिल्ड करके बातचीत कर सकता है।
नेक्स्ट न्यूज़ रिलेटेड है फ्रैंकफर्ट जर्मनी में, जहाँ पे एक वर्ल्ड वार 2 पर जो बम था उसको डिफ्यूज़ करके मासिव इवैक्यूएशन हुआ है, मतलब 60,000 लोगों को पहले शहर से हटाया गया, उसके बाद उसको डिफ्यूज़ करके वापस उनको बुलाया गया। क्या हुआ, वर्ल्ड वार 2 में जब ब्रिटेन और अमेरिका ने 1.5 मिलियन टन्स ऑफ बम को डाल दिया था जर्मनी में, तो कुछ बम उसमें से फेल्ड टू एक्सप्लोड, मतलब बच गए थे, नहीं एक्सप्लोड हो पाए थे, कुछ नीचे गड्ढों में 20-20 मीटर चले गए थे। तो इसलिए वो जब भी बम अब मिल जाते हैं तो उनको डिफ्यूज़ करना पड़ता है, और कई बार डिफ्यूज़ करने में कुछ जो वहाँ के जो बम डिस्पोजल स्क्वाड होती है वो उसके कुछ लोग मारे भी जाते हैं, या कुछ और भी जो इंसिडेंटल लॉस हो जाता है, लेकिन फिर भी अक्सर ऐसा हो जाता है। और एक इंसिडेंट अभी हुआ जिसमें कि 60,000 लोगों को इवैक्यूएट करा के उसको डिफ्यूज़ कराया गया। फिर अगला टॉपिक है रोहिंग्या क्राइसिस से रिलेटेड। ज़्यादा से ज़्यादा रोहिंग्या बांग्लादेश में आ रहे हैं, और म्यांमार ये कहता है कि वहाँ पे अकारण रोहिंग्या साल्वेशन आर्मी है उनकी, जिसको वो अराजक मतलब मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन मानता है या एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानता है, जिसका कि म्यांमार की सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ क्लैशेस चलते रहते हैं। तो म्यांमार का ऑफिशियल स्टैंड ये है कि ये लोग हमारी आर्मी या हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस से लड़ रहे हैं, और म्यांमार की जो आर्मी है वो इनको क्लियर कर रही है, केवल इनको। और वो इसीलिए अनाउंसमेंट भी करती है कि भाई अगर आपके, जब भी उनकी टेरिटरी में जा करके अनाउंसमेंट करती है कि भाई अगर आपके हैं तो आप प्लीज़ उनको बचाओ मत और वो हमें हैंड ओवर कर दो। लेकिन इस टाइप की जो चीज़ें हैं उससे एक सिविलियन के ऊपर एक प्रेशर रहता है, और वो जगह छोड़ छोड़ करके जा रहे हैं। और कई एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि म्यांमार ये एक स्टैंड इस तरीके का लेकर के, मतलब एक ये फॉल्स इम्प्रेशन क्रिएट करके कि ऐसा हो रहा है, लेकिन अल्टीमेटली उसका एजेंडा ये है कि ये जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उसको वहाँ से क्लियर करके बांग्लादेश भेज दिया जाए। सो जो ह्यूमन राइट्स के वॉचर हैं उन्होंने काफ़ी अपील की है म्यांमार से, और यूएन ने भी अपील की है। ब्रिटेन ने उनकी जो लीडर हैं सूकी, उनको भी अपील की है कि आप इस टाइप की चीज़ों में, शायद कुछ ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो रही है, उससे इनको निकालने की कोशिश करें। और ये सिक्योरिटी थ्रेट है एक तरीके से, क्योंकि ये जो लोग रोहिंग्या के जो कम्युनिटी से लोग आते हैं वो कहीं रजिस्टर्ड नहीं होते हैं, कि कहीं के वो भी नहीं हैं, और ये एक बहुत वल्नरेबल होते हैं, और ये मिलिटेंट ग्रुप ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो ये एक सिक्योरिटी थ्रेट है, क्योंकि उनके पास रहने के लिए, खाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो ये जहाँ पे भी जाएंगे ये एक सिक्योरिटी थ्रेट भी है। तो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के साथ साथ एक सिक्योरिटी थ्रेट भी बन रही है, और ये बॉर्डर क्रॉस करते हैं जिसमें प्रॉब्लम्स होती है, बहुत सारे जो इन्फेंट्स हैं वो मर जाते हैं, बोट्स कैप्साइज्ड हो जाती हैं, डूब जाती हैं। तो एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बनी हुई है, इसका कोई सोल्यूशन अभी तक तो नज़र नहीं आ रहा है। ये न्यूज़ मैंने कल भी बताई थी। हॉकी इंडिया ने इंडियन नेशनल कोच रोलैंड ओल्डमैन्स को फायर कर दिया है, निकाल दिया है, और उनका कहना है कि रिसेंट परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, इसीलिए उनको निकाला जा रहा है। सो आज की न्यूज़ बस इतना ही। होप आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं। अगर आपको कुछ इम्प्रूवमेंट का स्कोप नज़र आता है तो प्लीज़ आप मुझे अपने सुझाव ज़रूर लिखें फीडबैक में। मैं इनको दिनों दिन अच्छा बनाना चाहता हूँ, इसलिए मैं साथ साथ खुद भी तैयारी कर रहा हूँ, इसलिए हो सकता है कभी कभी कोई मिस्टेक्स रह जाती हो, और मैं अलग अलग सोर्सेज से न्यूज़ कलेक्ट करके इनका वीडियो बनाता हूँ। इसलिए अगर कोई मिस्टेक है या कोई त्रुटि हो जा रही है तो आप मुझे उसका फीडबैक दीजिए, सो दैट आई कैन करेक्ट इन माई वीडियोज़। I hope you enjoyed this video. Please share, subscribe and like it. Thanks a lot for watching this video. Thank you.